नमस्कार। आज हम बात करेंगे मृत्युदंड के बारे में। जो कुछ केस लॉज हैं यानी न्यायालय द्वारा जो निर्णीत प्रमुख वाद है उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जगमोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद के बारे में। इसमें अभियुक्त ने पुरानी रंजिश के कारण छोटे सिंह नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त के मृत्युदंड को बहाल रखते हुए यह भी निर्धारित किया कि यह सजा दंड के सिद्धांतों के अनुसार उचित है। परंतु इस प्रकरण के 1.5 वर्ष बाद ही एडिगा अन्नम्मा बनाम आंध्र प्रदेश के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्ता की सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण उसको जो मृत्युदंड दिया था उसको बदलकर आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। इस मामले के तथ्य इस प्रकार थे कि गांव की एक महिला और गांव के गडरिया में प्रेम संबंध था। गडरिया विवाहित था और उसकी पत्नी उनके प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही थी। इस बाधा को दूर करने के लिए गांव की उस महिला ने गडरिया की पत्नी को खेत में जिंदा जला दिया और उसकी अस्थियों को एक नाले के किनारे दबा दिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर गडरिया ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई। परिणाम स्वरूप उसकी प्रेमिका के विरुद्ध हत्या का मुकदमा चला और दोष सिद्धि के परिणाम स्वरूप उसे मृत्युदंड दिया गया। परंतु जब अपील की गई तो न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने अभिकथन किया कि ग्रामीण परिवेश में ऐसी वारदातें अक्सर होती रहती हैं और अभियुक्ता ने लैंगिक भावावेश में आकर हत्या कर दी थी, इसलिए उसे मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास का दंड दिया जाना उपयुक्त होगा। मृत्युदंड को दंड विधि से पूर्ण रूप से समाप्त करने का समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश वाद में अभिकथन किया कि वर्तमान में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत जो है उसका महत्व समाप्त हो चुका है, क्योंकि वर्तमान में दंड नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि अभियुक्त को सुधार कर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसे समाज में पुनर्स्थापित किया जाए ताकि वह एक नए सिरे से सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। इस वाद में हत्या के अपराध से छूटते ही अभियुक्त ने उस व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास किया जिसने उसे दंडित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उस व्यक्ति पर उसने प्राणघातक हमला किया, परंतु उस प्राणघातक हमले के फलस्वरूप जो एक व्यक्ति बीच बचाव कर रहा था उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप उस अभियुक्त पर पुनः हत्या का मामला दर्ज हुआ और उसे मृत्युदंड दिया गया, जिसके विरुद्ध उसने उच्चतम न्यायालय में अपील की। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने अभियुक्त की इस हिंसक प्रवृत्ति के लिए जेल प्रशासकों को दोषी माना, क्योंकि वे उसके व्यवहार में परिवर्तन करने में, उसमें सुधार लाने में असफल रहे थे और उसके मृत्युदंड को हालांकि उन्होंने बहाल रखा। एक अन्य मामला है जो चोपड़ा बच्चों का हत्याकांड का मामला है, जो है कुलजीत सिंह बनाम भारत संघ, जो रंगा बिल्ला के मामले के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें रंगा बिल्ला नाम के अपराधियों ने एक किशोरी के साथ बलात्कार करके उसकी और उसके भाई की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी थी। अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया। न्यायालय ने रंगा बिल्ला की अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्तों द्वारा की गई इस पूर्व नियोजित और नृशंस हत्या को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड को आजीवन या किसी अन्य अवधि के कारावास में बदलना उचित नहीं होगा। अब उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि सजा में मृत्युदंड की सजा के क्रियान्वयन में विलंब होना
क्या उसके आजीवन कारावास में बदलना या किसी दूसरे दंड में बदलने के आधार हो सकता है। इस मामले में टीवी वाथेसरन बनाम तमिलनाडु राज्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि मृत्युदंड की सज़ा 2 वर्ष तक लंबित रहने के कारण इस सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना उचित आधार है, क्योंकि सज़ा के प्रवर्तन में यह विलंब जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्याय और उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, चाहे इस विलंब का कारण कुछ भी क्यों न रहा हो। परंतु एक बाद के वाद में उच्चतम न्यायालय ने शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का जो वाद था उसमें टीवी वाथेसरन के वाद के विनिश्चय को पलट दिया और उन्होंने कहा, न्यायालय ने कभी निर्धारित किया कि ये ठीक है कि मृत्युदंड केवल विरले मामले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बार मृत्युदंड को संपुष्ट कर दिया जाता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित कर दिया जाता है कि अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जाना है, तो उसे अन्य किसी बहाने से अवरोधित या लंबित नहीं रखा जा सकता है। अपने निर्णायक फैसले में, एक ऐतिहासिक फैसले में त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य का जो वाद था उसमें उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः विनिश्चित किया कि मृत्युदंड के प्रवर्तन में 2 वर्ष के विलंब को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का उचित आधार नहीं माना जा सकता। वस्तुतः मृत्युदंड के लघुकरण के लिए निश्चित सीमा केवल अवधि के आधार पर निश्चित करना न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि ये वाद विशेष के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि दंड का लघुकरण उचित है या नहीं। इस प्रकार न्यायालय ने इस वाद में निर्धारित किया कि केवल अवधि के आधार पर मृत्युदंड को किसी दूसरे लघुकरण यानी किसी अन्य सजा में, कम सजा में, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना उचित नहीं है। ये एक उचित आधार नहीं है कि भाई 2 वर्ष से निलंबित रही थी वो सज़ा, उसके प्रवर्तन में 3 वर्ष का, 5 वर्ष का अंतराल आ गया था, बल्कि ये प्रत्येक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो ऐसा क्यों हुआ और क्या ये लघुकरण करना उचित है या नहीं। ये प्रत्येक वाद और तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अब एक वाद आया था अटॉर्नी जनरल बनाम लक्ष्मा देवी। इस वाद में यह प्रश्न उठा था कि फांसी पर लटकाकर मृत्युदंड दिया जाना मानवीय आधार पर उचित नहीं है। न्यायालय ने यह तो स्वीकार किया कि फांसी पर लटकाकर मृत्युदंड देना एक अमानुषिक कृत्य है, परंतु जब तक इसका विकल्प नहीं ढूंढ लिया जाता, यानी जेल निर्देशिका में, जेल मैनुअल में इससे संबंधित उपबंधों को संशोधित नहीं किया जा सकता, तब तक इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस वाद में फांसी पर लटकाकर मृत्युदंड दिया जाना वैध ठहराया गया, तो उसका जवाब होगा अटॉर्नी जनरल बनाम लक्ष्मा देवी। दूसरे शब्दों में इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने फांसी पर लटकाकर मृत्युदंड दिए जाने को अमानुषिक कृत्य तो माना है, परंतु इस दंड को समाप्त करने के लिए जेल निर्देशिका, जेल मैनुअल जो है उसमें संशोधन करना आवश्यक बताया है। एक और वाद है श्रीमती शशि नायर बनाम भारत संघ। इस वाद में पुनः फांसी पर लटकाकर मृत्युदंड दिए जाने के तरीके को चुनौती दी गई थी कि इसका औचित्य है या नहीं, परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों के आधार पर मृत्युदंड से दंडित अभियुक्त को फांसी पर लटकाकर दंड का प्रवर्तन करना पूर्णतः वैध माना था। फिर एक वाद आता है महेंद्र नाथ बनाम असम राज्य। इसमें अभियुक्त ने एक व्यक्ति की हत्या की और उसके मृतक का, जिसकी उसने हत्या की थी, हाथ और सिर काट दिया और कटे हुए सिर को अपने हाथ में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की। उच्चतम न्यायालय ने
इसे बर्बरतापूर्ण नृशंस हत्या का मामला मानते हुए अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दी और इस सजा को उपयुक्त ठहराया तथा इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि अभियुक्त एक नवयुवक था तथा उस पर 3 बहनों और वृद्ध माता पिता का दायित्व था। बलात्कारी को मृत्युदंड से दंडित किए जाने से संबंधित एक मामला है, महत्वपूर्ण मामला है, धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसमें 14 अगस्त 2004 को पश्चिम बंगाल के अलीपुर सेंट्रल जेल में अभियुक्त को फांसी दे दी गई। इसमें अभियुक्त जो था वो कलकत्ता के एक अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड था और उसने उसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक किशोरी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। सेशन कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दिया। फिर उसने अपील की कलकत्ता हाई कोर्ट में, वहाँ पर भी उसको अपील खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील खारिज कर दी। उसके बाद उसने अपने अंतिम अपील राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका के रूप में की और राष्ट्रपति ने भी उसकी क्षमा याचिका को खारिज कर दिया और फाइनली उसे 14 अगस्त 2004 को फांसी देकर मृत्युदंड को क्रियान्वित किया गया। इस मामले में फांसी दिए जाने के संबंध में तो विधि जगत में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, परंतु जो 14 वर्ष का अंतराल, 14 वर्ष की अवधि जो उसके फांसी के क्रियान्वयन में लगी, उससे न्याय व्यवस्था के प्रति जनता में रोष अवश्य उत्पन्न हुआ। एक और मामला है मृत्युदंड के संबंध में जो उल्लेखनीय है, वो है स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य का। इसमें अपनी पत्नी की संपत्ति हड़पने के लिए पति ने उसे नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर बेहोशी में उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य को मिटाने की नीयत से पत्नी की लाश को अपने निवास स्थान के पिछवाड़े में एक लकड़ी के संदूक में रखकर गाड़ दिया। इस मामले में के जो तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं कि जो महिला थी जिसकी हत्या की गई, उसने अपने जो भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत IFS में कार्यरत अपने पति से, मुस्लिम पति से तलाक लेकर इस इच्छा से कि उसको अपनी दूसरी शादी से पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि पहले पति से उसे 4 पुत्रियां ही थी और वो सब विदेश में सेटल थी, अभियुक्त से शादी की। जब उन पुत्रियों ने अपनी मां के अचानक गायब हो जाने के बारे में अभियुक्त से पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस कारण से पुत्रियों ने पुलिस में सूचना FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने गहन छानबीन की और कई साक्ष्यों को साक्ष्य पर लिया, उनकी परीक्षा की। उसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसकी लाश को दबा दिया था। न्यायालय ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। अपील में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय किया कि अभियुक्त योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी की जायदाद हड़पने की नीयत रखता था, इसलिए उसने उसकी निर्मम हत्या की, इसलिए उसे मृत्युदंड दिया जाना उचित है, क्योंकि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, विरलतम प्रकरण की कोटि में आने वाला मामला था। इसमें एक और बात उच्चतम न्यायालय ने कही कि इसमें विशेषकर ये बात और है कि यद्यपि जो मृतका थी जिसकी हत्या कर दी गई महिला की, उसने अपनी पूरी जायदाद अपने अभियुक्त पति के नाम कर दी थी, परंतु पति उसकी मृत्यु तक इंतजार ना करके तुरंत उस जायदाद को हड़पना चाहता था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी, इसलिए उसके मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय ने बहाल रखा। तो ये थे मृत्युदंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गए केस लॉज। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे आत्महत्या के प्रयास के बारे में और एक ऐसा वाद जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या है और न्यायालय ने उस मामलों में
क्या गाइडलाइंस निर्धारित की है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।